हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आज अपन स्वतंत्रता की अवधारणा के तहत स्वतंत्रता के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। अपने स्वतंत्रता का अर्थ और स्वतंत्रता के विविध रूप या प्रकारों को अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आज अपन इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि स्वतंत्रता को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं जिसके होने से स्वतंत्रता बढ़ सकती हैं। तो अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें। तो पहली चीज़ यानी व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए या व्यक्ति के पास में जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का सही तरीके से उपयोग है वो राज्य के अंतर्गत कर सकता है। अब राज्य है, राज्य स्वतंत्रताओं को व्यवस्थित करने के लिए या व्यक्ति को स्वतंत्र वातावरण देने के लिए कुछ कानूनों का निर्माण भी करता है, उन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाता है। तो व्यक्ति है वो राज्य के अंतर्गत किस प्रकार से स्वतंत्र रह सकता है, किस प्रकार की मुख्य जो बातें हैं वो होनी चाहिए जिससे व्यक्ति स्वतंत्रता का अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकता है। तो सबसे पहले ये है कि व्यक्ति के लिए जागरूक होना बहुत आवश्यक है। ये स्वतंत्रता के लिए पहली आवश्यक शर्त है, जागरूकता। व्यक्ति है वो कितना सजग है अपनी स्वतंत्रता के प्रति। व्यक्ति को खुद को ये पता होना चाहिए कि उनको कौन कौन सी स्वतंत्रता का अधिकार है और उन स्वतंत्रताओं का यदि किसी भी प्रकार से हनन होता है तो वो उस स्वतंत्रता को किस प्रकार से वापस प्राप्त कर सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए सबसे पहले स्वयं को जागरूक होना आवश्यक है। जब तक व्यक्ति स्वतंत्रता के प्रति जागरूक नहीं होगा तब तक वो स्वतंत्रता का उतना प्रयोग नहीं कर सकता जितना वो हकदार है। इसलिए स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले आवश्यक है जागरूकता का होना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति जितना ज़्यादा जागरूक होगा उतना ही स्वतंत्रता का ज़्यादा प्रयोग करेगा। अब यदि अपन और देखें कि व्यक्ति है वो स्वतंत्र और किस प्रकार से रह सकता है, तो इसमें मेन ये देखना है कि राज्य है उस राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो कैसी है। व्यक्ति की स्वतंत्रता इस पर निर्भर कर रही है कि राज्य है, राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो आदर्श कानून व्यवस्था है या फिर नहीं है। यानी राज्य कानून व्यवस्था को चलाने के लिए, राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए कानूनों का निर्माण करता है। अब राज्य है वो कानून किस प्रकार के लागू कर रहा है। तो दूसरी जो आवश्यक शर्त है तो उसके लिए ये है कि व्यक्ति स्वतंत्रता का सही तरीके से प्रयोग करे, उसके लिए आदर्श कानून व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। कानून व्यवस्था, तो ये दूसरी आवश्यक शर्त है कि व्यक्ति जिस सामाजिक व्यवस्था में या जिस राज्य व्यवस्था में रह रहा है उस राज्य व्यवस्था की जो कानून व्यवस्था है वो कैसी है। यहाँ कानून व्यवस्था है वो आदर्श कानून व्यवस्था होनी चाहिए और आदर्श कानून व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति स्वतंत्र तरीके से अपनी स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सकता है। और आदर्श कानून व्यवस्था वो होती है जिसमें राज्य है वो अपने व्यक्तियों को विकास के उचित अवसर उपलब्ध करवाता है। उस व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताओं का सही तरीके से प्रयोग कर सकता है। दूसरी ये आवश्यक शर्त है कि आदर्श कानून व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। अब यदि अपन और बात करें कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को और कैसे आगे सही तरीके से प्रयोग कर सकता है, स्वतंत्रता को और कैसे आगे बढ़ा सकता है, तो एक चीज़ और है, राज्य जिस कानून व्यवस्था को लागू कर रहा है तो वो राज्य है कैसा, लोकतंत्रात्मक राज्य है या तानाशाही शासन व्यवस्था वाला राज्य है। तो राज्य की जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था पर निर्भर करता है कि वो नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो वो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको अपन कह सकते हैं लोकतंत्र, आप भी लिख सकते हो लोकतंत्रात्मक शासन। स्वतंत्रता के लिए लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं, समान स्वतंत्रता मिलती है। वो अपनी स्वतंत्रताओं का उपभोग बिना किसी दबाव में
बिना किसी प्रतिबंधों से कर सकती है, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें जनता अपने कार्यों को स्वतंत्र तरीके से कर सकती है। इसलिए स्वतंत्रता के लिए जो शासन व्यवस्था है वो सबसे उपयुक्त शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्र। यदि जिस राज्य व्यवस्था में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, इसका मतलब वहाँ के लोगों को या वहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो अपनी स्वतंत्रता का बिना किसी बाधा के प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और यदि अपन बात करें कि व्यक्ति है वो अपनी स्वतंत्रताओं का और किस प्रकार से उपयोग कर सकता है, या ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हो जिससे व्यक्ति को और अधिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हो, तो नागरिकों को मूल अधिकार मिले हुए होने चाहिए। मूल अधिकार, मूल अधिकार यानी वो अधिकार जिसका उल्लेख संविधान में होता है। अब मौलिक, यदि अपन भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त थे, और वर्तमान में यदि अपन देखें तो संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, और वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। तो नागरिकों को जब अधिकार मिलते हैं तो अधिकार में स्वतंत्रता का भी अधिकार होता है, और स्वतंत्रता का जो ये अधिकार है वो नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार बन गया, क्योंकि मूल अधिकार है जिसका उल्लेख संविधान में हो रहा है। संविधान उस अधिकारों की गारंटी देता है। अब जब व्यक्ति है वो अपनी स्वतंत्रता का सही तरीके से पालन कर रहा होता है, या उसकी स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती है, तो वह उस मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों का हनन हो गया। अब जब व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो फिर उन अधिकारों के संरक्षण की गारंटी भी राज्य देता है। तो मूल अधिकार आपको मिले हुए, इसका मतलब आप स्वतंत्रता का सही तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप न्यायालय में जा सकते हैं और वहाँ से मांग कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार हमारे को प्राप्त होने चाहिए। इसलिए स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि यही एक मात्र ऐसे अधिकार है जिसके संरक्षण की गारंटी स्वयं संविधान देता है। इसलिए मौलिक अधिकार है वो नागरिकों को प्राप्त होंगे, तो नागरिक अपनी स्वतंत्रताओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। आगे यदि अपन और बात करें कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हो जिससे व्यक्ति है वो अपनी स्वतंत्रता का सही तरीके से प्रयोग कर सकता है, तो अपन बात करते हैं न्यायपालिका के बारे में। स्वतंत्र न्यायपालिका, प्यारे विद्यार्थियों, सरकार होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका जिसको अपन विधायिका भी कहते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये जो तीनों संस्थाएं लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में, ये तीनों स्वतंत्र संस्थाएं वो स्वतंत्र तरीके से काम करती है। एक संस्था दूसरे संस्था पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करते उसके अधिकारों का, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब न्यायपालिका के कार्य में व्यवस्थापिका किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जिस राज्य व्यवस्था में न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, इसका मतलब उस राज्य के अंतर्गत नागरिक है वो अपनी स्वतंत्रताओं का भी सही तरीके से उपभोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यदि उनकी स्वतंत्रताओं पर किसी भी प्रकार की बाधाएं आती है या स्वतंत्रता का किसी भी प्रकार का हनन होता है, तो फिर वो नागरिक है वो न्यायालय में जाते हैं, क्योंकि अंतिम जो अपने पास में समाधान है वो न्यायपालिका है, और न्यायपालिका से अपने आशा कर सकते हैं कि वो हमारे को न्याय उपलब्ध करवाएगी। अब यदि न्यायपालिका ही स्वतंत्र नहीं है तो फिर स्वतंत्रता की अपन आशा ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिस व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका होगी वो व्यवस्था अधिक से अधिक नागरिकों को स्वतंत्रता उपलब्ध करवाएगी। तो ये हो गया स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये मुख्य मुख्य बातें और हुई। अब यदि अपन और परिस्थितियों की बात करें कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग और कैसे कर सकता है, तो अपन बात करते हैं आर्थिक समानता, जिसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज की स्थापना। आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज की स्थापना,
या अपन ऐसे कह सकते हैं आर्थिक समानता स्थापित होनी चाहिए। क्योंकि विद्यार्थियों अपन को ये ध्यान है कि जब तक व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं होता है या आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं होता है, तब तक वो अन्य किसी भी प्रकार की बातों पर ध्यान नहीं देता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं व्यक्ति जब पूरा नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो अपना ध्यान किसी और बातों पर नहीं लगेगा। वो ये सोचेगा भी नहीं कि उसके पास में स्वतंत्रता का अधिकार है या फिर नहीं है, या फिर स्वतंत्रता का हनन हुआ है तो उसको कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। इनके बारे में वो किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देगा। और क्यों नहीं देगा? क्योंकि खुद वो भूखा है, यानी खुद अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरे करने का उसको टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर वो किसके बारे में सोचेगा। तो ये जो बातें इनका होना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक दृष्टि से समाज में ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जिसमें किसी भी व्यक्ति है वो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो, हर व्यक्ति है उसको रोजगार के समान अवसर मिले। जब व्यक्ति को इस प्रकार की जब व्यवस्था हो जाएगी, आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति जब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा, तो फिर व्यक्ति है वो अन्य प्रकार के अधिकारों के बारे में देखना शुरू करेगा। तो स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए या स्वतंत्रता है वो निर्बाध रूप से व्यक्ति को मिले, इसके लिए ये होना बहुत आवश्यक है कि उस सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक समानता कितनी ज़्यादा स्थापित है, या वो समाज आर्थिक दृष्टि से कितना समतामूलक है, या समतामूलक मूलक समानता, उस समाज में आर्थिक समानता कितनी स्थापित है। तो स्वतंत्रता के लिए आर्थिक समानता का भी होना बहुत जरूरी है। अब अपन बात करते हैं, आगे बात करते हैं या प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया जिसको अपन कहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब यदि आप स्वतंत्र है या फिर नहीं है, या फिर आपकी स्वतंत्रता पर राज्य प्रतिबंध लगा रहे हैं, या फिर राज्य इस प्रकार के कानून लागू कर रहा है जिससे आपकी स्वतंत्रता बाधित हो रही है, तो व्यक्ति को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये जो प्रेस या मीडिया है, इस मीडिया पर किसी भी प्रकार की सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, इस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये मीडिया ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो जनता की समस्याओं को सामने लाता है, और सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा किस प्रकार के कानून लागू किए जा रहे हैं, ये सब इन सब के बारे में जो भी अपन को जानकारी मिलती है वो मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त होती है। यानी सरकार क्या काम कर रही है, सरकार के कार्यों की गतिविधियों की जानकारी जनता को मीडिया के माध्यम से मिल रही है, और जनता क्या प्रतिक्रिया दे रही है, वो प्रतिक्रियाएं मीडिया के माध्यम से सरकार के पास में पहुंचती है। तो मीडिया एक मध्यस्थ का काम करता है जनता और सरकार के मध्य। तो यदि इसकी स्वतंत्रता पर यदि अपन प्रतिबंध लगा देंगे, तो फिर अपने ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं या फिर अपने स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उनकी आवाज़ कौन उठा सकता है। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता होना बहुत आवश्यक है। तो ये तो हो गया प्रेस की स्वतंत्रता। यदि अपन और बात करें कि स्वतंत्रता के लिए और किन किन बातों का होना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे महत्वपूर्ण अपन ये देखें, शांति व सुरक्षा का वातावरण। इसको यदि अपन देखें, शांति और सुरक्षा का वातावरण, अपन सामान्य तौर पर यदि अपन देखें कि अपन को कोई भी काम करना है, व्यवस्थित तरीके से काम करना है, तो उसके लिए अपन के पास का जो वातावरण है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक होना चाहिए, उसमें अराजकता का वातावरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और व्यक्ति है, व्यक्ति में सुरक्षा की भावना, या व्यक्ति इस प्रकार से वो डरा हुआ महसूस नहीं करे, असुरक्षित व्यक्ति महसूस नहीं करे। तो जिस सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति रह रहा है, उस सामाजिक व्यवस्था में जितनी ज़्यादा शांति की व्यवस्था होगी, जितना ज़्यादा जो वातावरण है वो सुरक्षित होगा, उतना ही व्यक्ति स्वतंत्रता का सही तरीके से प्रयोग कर सकता है। ऐसी व्यवस्था जहाँ पर शांति व्यवस्था नहीं है, अराजकता की व्यवस्था है, तो उस अराजकता की व्यवस्था में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का निर्बाध रूप से प्रयोग नहीं कर सकता है। क्योंकि अराजकता की व्यवस्था में शक्तिशाली जो व्यक्ति होगा वो अपना काम करेगा, और निर्बल व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। तो ये हो गया शांति और सुरक्षा का वातावरण। जितना वातावरण सुरक्षित होगा, जितने उस वातावरण में शांति व्यवस्था रहेगी, उतनी ही स्वतंत्रता आपको ज़्यादा प्राप्त होगी। अब यदि अपन और बात करें स्वतंत्रता के बारे में, यदि अपन
और बात करें किस प्रकार की व्यवस्था हो जिससे स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है, तो समाज में अपन ये देखें विशेषाधिकार की समाप्ति। समाज में कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनको अन्य वर्गों की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं, वो विशेषाधिकार वर्ग होते हैं। और उस विशेषाधिकार से ये होता है कि जो वर्ग समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है और दूसरा जो वर्ग जिसके पास में विशेषाधिकार नहीं है, तो जिस वर्ग के पास में विशेषाधिकार नहीं है वो वर्ग दूसरी वर्ग की तुलना में अपनों को हीन अनुभव करेगा। और व्यक्ति जब अपने को हीन अनुभव कर रहा है तो फिर वो अपनी स्वतंत्रता का खुले तरीके से प्रयोग नहीं कर सकता। जो विशेषाधिकार वर्ग है वो उस हीनता से ग्रसित वर्ग है या जिसके पास में विशेषाधिकार नहीं है उस पर हमेशा अत्याचार करेगा। तो समाज में विशेषाधिकारों की जब समाप्ति हो जाएगी तो कोई भी वर्ग या कोई भी व्यक्ति अपने आप को हीन अनुभव नहीं करेगा, ये अनुभव नहीं करेगा कि मेरे पास में विशेषाधिकार नहीं है। सब समान व्यक्ति होंगे। जब सब व्यक्ति समान होंगे तो फिर वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग बिना किसी हीनता के बोझ से करेंगे। अब यदि इन सब के बारे में, इन सब को साथ में यदि लें और एक शब्दों में अपन यही कहें कि कौन सी व्यवस्था हो जिस व्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार हो सकता है, तो उसको अपन कहते हैं संविधानवाद। एक ही शब्द में सब प्रकार की व्यवस्था आ जाएगी। संविधानवाद का मतलब ये हुआ कि जो राज्य व्यवस्था है या जो शासन व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार चले। उस देश का जो संविधान है, जैसे भारत, तो भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य और भारत के लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जो ये शासन व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार चलती है। तो संविधानवाद वो व्यवस्था होती है जिसमें किसी भी देश की शासन व्यवस्था उस देश के संविधान के अनुसार चलती है, तो उसको कहते हैं संविधानवाद। और किसी भी देश के संविधान में आदर्श बातें होती हैं, लोगों के हित की बातें होती हैं, कल्याण की बातें या अराजकता की बातें उसमें बिल्कुल नहीं होती है। तो यदि संविधान के अनुसार राज्य में शासन व्यवस्था स्थापित है तो फिर वो शासन व्यवस्था व्यक्ति को स्वतंत्रता का उपभोग करने का पूर्ण सही वातावरण उपलब्ध करवाते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये समझ में आ गया कि भाई व्यक्ति के लिए जागरूक होना, आदर्श कानून व्यवस्था का होना, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का होना, मूल अधिकार प्राप्त हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, आर्थिक दृष्टि से समाज में समतामूलक समाज की स्थापना हो, प्रेस की स्वतंत्रता हो यानी मीडिया स्वतंत्र तरीके से काम करे, शांति और सुरक्षा का वातावरण, विशेषाधिकार वर्गों की समाप्ति और संविधानवाद। ये जब व्यवस्थाएं यदि शर्तें पूरी हो जाती है तो अपन गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि उस सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित हो सकती है। हर वर्ग या व्यक्ति उस स्वतंत्रता का निर्बाध रूप से प्रयोग कर सकता है। अब प्रश्न ये है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी शासन व्यवस्था में ये सब की सब व्यवस्थाएं स्थापित हो जाए। ये भी जरूरी नहीं है कि हर देश में एक ही प्रकार की संविधानवाद की व्यवस्था या हर प्रकार की ये शासन व्यवस्था या ये प्रावधान लागू हो जाए। कहीं न कहीं समस्या आ सकती है। तो अब प्रश्न ये है कि ये जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता के मार्ग में क्या बाधाएं हैं? स्वतंत्रता के मार्ग में बाधाएं। इस क्लास में अपन 2 क्लास ये देखेंगे कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी थी, ये 10, और स्वतंत्रता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, यानी ऐसी कौन सी बाधाएं या ऐसी कौन सी बातें जो स्वतंत्रता को कम करती है। तो सामान्य अपन यदि देखें, यदि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो इसका आपको बिल्कुल उल्टा करना है। जैसे देखो कि व्यक्ति है, यहाँ अपन बात हो रही है व्यक्ति जागरूक है तो वो अपने स्वतंत्रता को बढ़ा रहा है। अब व्यक्ति ही जब जागरूक नहीं है तो फिर व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है बढ़ेगी या फिर घटेगी। अपन को ये भी ध्यान ही नहीं है कि अपने पास में कौन कौन सी स्वतंत्रता का अधिकार है, तो फिर अपन किस आधार पर मांग कर सकते हैं कि हमारे को ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये जो जागरूकता है, यदि अपन बात करें कि स्वतंत्रता के मार्ग में, तो एक चीज़ याद होगी दूसरी अपने आप याद होगी। आपको ऐसे देखना है, व्यक्ति जब जागरूक है तो उसकी स्वतंत्रता बढ़ रही है और व्यक्ति में जागरूकता का अभाव है, जागरूकता का अभाव। अब व्यक्ति में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता ही नहीं है तो फिर उस व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो
कम होगी। तो ये चीज हो गई। दूसरी यदि चीज इसी को अपन करें, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था का अभाव। यदि आदर्श कानून व्यवस्था स्थापित हो रही है, इसका मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ रही है। और उसी राज्य या शासन व्यवस्था में यदि जो कानून व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था सही नहीं है, कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है, अराजकता का वातावरण स्थापित हो चुका है, तो ये कानून व्यवस्था जो भंग हो चुकी है, जो अराजकता का वातावरण बना है, ये अराजकता का वातावरण व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करेगा। इसलिए कानून व्यवस्था के अभाव जितना कम, जितनी सामाजिक अराजकता रहेगी उतनी ही व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होगी। अब अपन और देखें, बिल्कुल इनको ही अपन लेना वापस। जैसे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, तो ये जो शासन व्यवस्था है लोकतंत्रात्मक के जी यदि तानाशाही, जहां लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होगा वहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ती है, लेकिन जहां पर तानाशाही शासन व्यवस्था होगी वहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होगी। या फिर अपन यूं कह सकते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता कम से कम होगी, व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता नहीं होगी, व्यक्ति पर अधिक से अधिक अत्याचार किया जाता है। तो तानाशाही शासन व्यवस्था है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा करता है। अब यदि अपन देखें मूल अधिकारों की बात करें, यदि आपको जितने ज्यादा मूल अधिकार प्राप्त है उतनी ज्यादा आपको स्वतंत्रताएं मिली हुई है। अब यदि मूल अधिकार आपको नहीं है या मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और स्वतंत्र न्यायपालिका भी नहीं है, तो भी आपकी स्वतंत्रता बाधित हो सकती है। अब यदि अपन बात करें, इसको अपन लिख देते हैं अधिकारों का अभाव। व्यक्ति को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं मिल रहे हैं, या संविधान व्यक्ति को अधिकारों की गारंटी ही नहीं दे रहा है। जब संविधान ही व्यक्ति को अधिकारों की गारंटी नहीं दे रहा है तो फिर व्यक्ति किस प्रकार से स्वतंत्रता का ज्यादा उपभोग कर सकता है। तो ये अब यदि बात करें न्यायपालिका, वहां अपन देख रहे हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका है तो व्यक्ति के अधिकारों को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ती है। अब यदि न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्ष न्यायपालिका का अभाव, निष्पक्ष न्यायपालिका का, तो विद्यार्थियों जब न्यायपालिका ही भ्रष्ट है, जब न्यायपालिका ही निष्पक्ष नहीं है, या फिर न्यायपालिका के कार्यों में व्यवस्थापिका के द्वारा लगातार व्यवधान डाला जा रहा है या व्यवस्थापिका द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है, तो फिर जनता की जो अंतिम आश है, यानी जनता ये चाहती है कि कहीं न कहीं यदि अपन को न्याय नहीं मिल रहा है तो न्यायपालिका के द्वारा तो हमको मिलेगा ही। अब जब न्यायपालिका भ्रष्ट हो चुकी है या फिर न्यायपालिका के कार्यों पर व्यवस्थापिका का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है या नियंत्रण हो रहा है, तो फिर व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता बाधित होगी। क्योंकि व्यक्ति की जहाँ पर स्वतंत्रता जो व्यक्ति को नहीं मिल रही होती है वहाँ पर व्यक्ति न्यायपालिका के पास में जाता है। अब न्यायपालिका ही यदि स्वतंत्र निर्णय नहीं कर पा रही है तो फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ेगी या फिर घटेगी? सीधी सी बात है, व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होती जाएगी, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होगी। तो ये बात हो गया, मतलब एक काम से दो देखना, बस एक याद करो और दूसरा उसका उल्टा कर दो। यानी जो सीधी सी बात है, आपके पास में जो समस्याएं आ रही है, अब उन समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? उन समस्याएं वो यदि नहीं रहेगी तो अपने आप में समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये व्यवस्था रहेगी तो आपके पास में स्वतंत्रता रहेगी, और ये व्यवस्था यदि नहीं रहेगी तो आप में स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगा। अब यदि इसको अपन देखें आर्थिक दृष्टि, तो समाज में आर्थिक असमानता, या इसको अपन ऐसे कह सकते हैं समाज में समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो, समाज में भेदभाव है, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, एक वर्ग आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा ताकतवर है, दूसरा वर्ग आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल कमजोर है। अब ताकतवर जो वर्ग होगा वो ताकतवर वर्ग है, वो अपने जो निर्बल वर्ग है उन निर्बल वर्गों की स्वतंत्रता का हनन करेगा। इसलिए समाज में, या फिर यूं कह सकते हैं आर्थिक असमानता है, तो जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग है वो कमजोर वर्ग अपनी स्वतंत्रताओं का प्रयोग करने में असमर्थ रहेगा। और क्यों रहेगा? क्योंकि वो वर्ग सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करेगा और वो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा होता है।
क्यों नहीं कर पा रहा होता है? क्योंकि राज्य की जो व्यवस्था है वो ही अराजक है। राज्य की जो आर्थिक असमानता की भावना है वो आर्थिक असमानता कम होने की बजाय धीरे धीरे या लगातार बढ़ती जा रही है। इस वजह से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग है उसकी स्वतंत्रताएं बाधित होगी जब समाज में आर्थिक समानता स्थापित नहीं होती है। तो ये बात होगी। अब यदि और बात करें, जिस राज्य व्यवस्था में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, प्रेस की स्वतंत्रता पर यदि प्रतिबंध है तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है बढ़ने की बजाय घटेगी, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होगी। और यदि बात करें वातावरण, यदि शांत वातावरण है तो स्वतंत्रता बढ़ती है, और यदि अराजकतापूर्ण समाज या वातावरण, व्यक्ति जिस सामाजिक व्यवस्था में रह रहा है उस सामाजिक व्यवस्था में अराजकता है, शांति की व्यवस्था नहीं है, तो फिर सीधी सी बात है अराजकतापूर्ण जो वातावरण होगा उस अराजकता के पूर्ण वातावरण व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करने में असमर्थ रहेगा। और ये जो विशेष अधिकार वर्ग है, समाज में यदि विशेष अधिकार मौजूद है, एक वर्ग विशेष को विशेष अधिकार प्राप्त है, दूसरे वर्ग विशेष को अधिकार प्राप्त नहीं है, तो फिर ये विशेष अधिकार है ये भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करते हैं। और संविधानवादी शासन व्यवस्था की स्थापना नहीं हो रही है, या किसी भी राज्य की जो व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार संचालित नहीं हो पाती है, तो उस संविधान के अनुसार जिस राज्य में व्यवस्था संचालित नहीं हो रही है वो राज्य या उस राज्य में रहने वाली जो जनता है या जो नागरिक है वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग बिना किसी बाधा से नहीं कर पाएंगे, उनकी स्वतंत्रताएं बाधित होगी। तो ये एक बार इसको आप देख सकते हो। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें आप याद कर लो, उसका आप उल्टा कर दो, आपके लिए व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। इसको एक बार देख लें आप। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी इसके बारे में अपने चर्चा की, और स्वतंत्रता के मार्ग में किस प्रकार से बाधा उत्पन्न हो सकती है इस पर अपने चर्चा की। तो आज की क्लास इतनी, और आप इस क्लास को फिर रजिस्टर में आप करें और उसके बाद में मेरे को चेक करवा दें। तो आज की क्लास में इतना ही। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी, अगली क्लास में अपन बात करेंगे समानता की अवधारणा, समानता का अर्थ, समानता के कौन कौन से रूप है, और फिर अपन तुलना करेंगे स्वतंत्रता और समानता, यानी स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक है या फिर एक दूसरे के विरुद्ध है, उन पर अपने अगली क्लास में चर्चा करेंगे।